हेलो स्टूडेंट्स। ये ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का ये 14th वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, थ्योरीज के लिए और अगले चैप्टर के लिए। अगला जो चैप्टर है गॉसेस लॉ, उसमें भी ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काफ़ी इस्तेमाल होगा। इनफैक्ट गॉसेस लॉ जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे ही आधारित चैप्टर है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस मैं इसी तरह का वीडियो और अच्छा थ्योरी, अच्छा न्यूमेरिकल जो है बना बना करके पोस्ट करता रहूँ, यूट्यूब पर डालता रहूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है ज़रूर आप बेल आइकन जो है वो दबाएं। और बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑल ऑप्शन आता है वो ऑल ऑप्शन जो है दबाएं, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आपको तुरंत पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक दो दिन पर लगातार वीडियो डालता रहूं, ताकि ये जो है चैप्टर कंप्लीट किया जा सके। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अब ख़त्म होने को ही है, अब अगला वीडियो मैं जस्ट डालूँ, अगला जो चैप्टर का वीडियो मैं वो भी शुरू करूँगा, गॉसेस लॉ। लेकिन अभी इसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल टाइप का थ्योरी नहीं है। ये बिल्कुल जो है थ्योरी है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद भी रखनी होंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary line along which a very small positive charge would move if it is free to do so। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वह एक ऐसा इमेजनरी लाइन है जिसके अलोंग एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा, चलेगा, यदि वो चलने के लिए फ्री हो। इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। देखिए, इसका मतलब हुआ कि हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ सुधार दूँ, लिखने में यहाँ पे इज नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ इज यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। यानी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक ऐसा इमेजनरी लाइन है, एक ऐसा काल्पनिक लाइन है, ऐसा इमेजनरी लाइन है जिसकी तरफ एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, चलेगा, यदि वो मूव करने के लिए फ्री हो। अब इस बात को मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर के सहायता से हम लोग कोशिश करते हैं ये शुरुआती डेफिनेशन समझ सकें। जैसे आप मान कर चलिए कि यहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर रखा हुआ है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है ये, यानी ये जो चार्ज्ड कंडक्टर है ये स्फेरिकल शेप का है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब अगर आप सोचिए कि इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के जस्ट आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पर, यानी यहाँ किसी पॉइंट पर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रख देते हैं, और वो टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए फ्री होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रख दें, तो सोचिए कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा और वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करना शुरू कर देगा, यानी इस स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू कर देगा। तो जिस पाथ पर या जिस लाइन पर वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उस लाइन को या उस पाथ को या उस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर आप सोचिए कि यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज अगर रख दें, तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से वो टेस्ट चार्ज इस तरह के रास्ते पर, इस तरह के पाथ पर चल पड़ेगा। तो जिस रास्ते पर वो चलेगा, जिस इमेजिनरी पाथ पर वो चलेगा, वो इमेजिनरी पाथ या लाइन कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये आप ध्यान रखिए कि ये इमेजिनरी हम लोग क्यों कह रहे हैं, काल्पनिक क्यों कह रहे हैं।
ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो है अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है जिस पाथ पर चलेगा वहाँ चलते समय वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, वो पाथ पर चलता चला जाएगा और वो जिस पाथ पर चल रहा होगा वो पाथ पे कोई लाइन, एक्चुअल कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, वो इस स्ट्रेट पाथ पर लगातार चलता चला जाएगा। तो जिस पाथ पर वो चल रहा है उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। और वो चूँकि कोई एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लाइन वो ड्रॉ करता हुआ नहीं जाता है, वो इसीलिए हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने समझने के लिए, अपने जो है सुविधा के लिए ये लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया कि इसी पाथ पर वो पार्टिकल, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलेगा। तो इस वजह से इस लाइन को ये जो है हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह रहे हैं। और ये जो लाइन है वो कोई एक्चुअल लाइन ड्रॉ करता हुआ नहीं जाता है, तो इसी वजह से हम लोग इमेजिनरी लाइन कहते हैं। एक्चुअल लाइन, ऐसा कोई लाइन वाइन जब वो चलेगा तो नहीं बनेगा, वो इस लाइन पर चलेगा, इस लाइन वाले पाथ पर चलना शुरू कर देगा, तो इस लाइन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये साथ ही साथ वो जो है इसको इमेजिनरी लाइन समझा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल कोई लाइन ड्रॉ करता हुआ वो नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ रख दें तो ऐसे चलना शुरू कर देगा, अगर हम यहाँ कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख दें, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस पाथ पर चल पड़ेगा, या अगर यहाँ रख दें तो ऐसे चल पड़ेगा। तो ये सब जो है देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक ये यहाँ एक निगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, दोनों आमने सामने रखे गए हैं। इन दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? तो वैसे इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिनके तरफ या जिनके अलोंग कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करता है या मूव करेगा, यदि वो मूव करने के लिए फ्री हो। यही शुरुआती डेफिनेशन भी लिखा गया है। तो दोबारा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक लाइन होता है जिसकी तरफ, यानी अलोंग विच माने जिसकी तरफ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, जिसकी तरफ एक बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो, यदि वो ऐसा करने के लिए फ्री हो। एक और तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो शुरू में आप यही लिखिएगा, फिर उसके बाद ये भी लिख देंगे आप। तो देखिए ये अगले आगे क्या लिखा हुआ है, अगले जो है पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच are used to represent an electric field visually। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वे इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो यूज होते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे आप एक एग्जांपल से इस बात को समझें कि अगर यहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, उससे कुछ डिस्टेंस दूर एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, तो इन दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उत्पन्न होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा इस स्पेस में या इस रीजन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जो उत्पन्न होता है वो दिखता नहीं है, वो नेकेड आई से या कैसे भी करके वो दिखाई नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दृश्यमान रूप से दर्शाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन्हें इमेजिनरी लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअली, ये भी हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वे इमेजिनरी लाइंस होते हैं और जो इस्तेमाल होते हैं, जो यूज होते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली यानी दृश्यमान रूप से दर्शाने के लिए, विजुअली दर्शाने के लिए। तो ये तो हो गया शुरुआती डेफिनेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, गुण क्या क्या हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी बात है, ये सब आप ध्यान से समझेंगे, याद भी करना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज विथ
एंड विथ अ डायग्राम। तो डायग्राम जब भी एग्जाम में आएगा तो आप यही डायग्राम बनाएंगे, ये सबसे बेस्ट सूटेबल डायग्राम है। ऐसे अगले पेज में मैंने और भी डायग्राम्स बनवा दिया है, लेकिन यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है जब अगर पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है और उनके प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ था कि दीज लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअली। यानी ये जो लाइन्स होते हैं वे इमेजनरी लाइन्स होते हैं, यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक्चुअल नहीं होती हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और ये हम लोग काल्पनिक रेखाएं क्यों ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए कहता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट कर सके, विजुअली यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकें। तो दीज लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअली, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वे ओरिजिनेट होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं या बाहर निकलते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज से। यानी जब भी ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है जब भी हम लोग को दिखाना हो, ड्रॉ करना हो, तो हम लोग हमेशा ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो जब भी ओरिजिनेट होंगे, उत्पन्न होंगे, तो किससे उत्पन्न होंगे, तो किसी पॉजिटिव चार्ज से। और टर्मिनेट होते हैं, जाकर ख़त्म होते हैं, टर्मिनेट होते हैं किसी निगेटिव चार्ज में। यानी जब भी ये शुरू होंगे यानी स्टार्ट होते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज से और इनका एंड होता है किसी निगेटिव चार्ज में। अब इस बात को आप फिगर से देख सकते हैं। ये फिगर में आप देखिए कि जितने भी ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमने दिखाया कि यहाँ पे देखिए फिगर के नीचे हमने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये फिगर का ये नीचे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ये फिगर किस चीज़ का फिगर है। तो ये हमने दिखाया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस फिगर में आप ध्यान से देखें कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, जैसे ये है, ये हो गया, ये है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। और ये जो लाइन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है हमने कुछ लाइन्स दिखाए हैं और इस पॉजिटिव चार्ज से ये सभी लाइन्स देखिए लगातार निकलते रहेंगे और ये नेगेटिव चार्ज में जाकर वो टर्मिनेट होंगे यानी ख़त्म होंगे। तो देखिए देखते हैं ध्यान से, ये जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है एक पॉजिटिव चार्ज से देखिए ओरिजिनेट हुआ, बाहर निकला और जाकर नेगेटिव में ख़त्म हो रहा है। ये दूसरा वाला भी पॉजिटिव चार्ज से निकला, नेगेटिव में ख़त्म हो रहा है। तीसरा वाला भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ये जो ओरिजिनेट हुआ था और नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा ओरिजिनेट होते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते हैं जाकर के नेगेटिव चार्ज में। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, दीज लाइन्स लीव और इंटर अ चार्ज्ड सरफेस नॉर्मली दैट इज परपेंडिकुलरली। देखिए ये थर्ड प्रॉपर्टी ये लिखा गया है कि ये जो लाइन्स हैं ये लीव करते हैं, मतलब बाहर आते हैं, लीव छोड़ते हैं, ये लाइन्स छोड़ते हैं या प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं किसी चार्ज्ड सरफेस को, किसी आवेशित सतह को नॉर्मली, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वो जब भी किसी सतह से बाहर निकलते हैं, किसी चार्ज्ड सरफेस से बाहर आते हैं यानी उस चार्ज्ड सरफेस को लीव करते हैं या किसी चार्ज्ड सरफेस में इंटर करते हैं, चार्ज्ड सरफेस में प्रवेश करते हैं, तो हमेशा ये चार्ज्ड सरफेस से या तो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगे या परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगे। अब इस बात को आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकला है वो इस चार्ज्ड सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकला है, यानी इस सतह के साथ जब ये बाहर निकल रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। कोई भी लाइन आप देख लें, जैसे ये लाइन जो है वो भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सतह के साथ बाहर निकल रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सतह से बाहर निकल रहा है। और जितने भी लाइंस ये टर्मिनेट होंगे जाकर के नेगेटिव चार्ज में वो सब परपेंडिकुलरली या नॉर्मली ही टर्मिनेट होंगे। जैसे ये लाइन देख लेते हैं कि ये जाकर के परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रहा है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रहा है। तो जब आप फिगर बनाएंगे तो बहुत ध्यान से ये डायग्राम बनाएंगे, कोशिश
कोशिश करेंगे कि ये जो जितने भी लाइंस आप दिखाएंगे वो सब सरचार्ज्ड सतह से परपेंडिकुलरली बाहर निकलता हुआ आप दिखाएंगे, जैसे तैसे नहीं, और इसी तरह से परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होता हुआ भी आप दिखाएंगे। अगर जैसे तैसे आप दिखा देते हैं तो वो गलत डायग्राम माना जाएगा। तो ये हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी पर थे कि दीज लाइंस लीव और इंटर अ चार्ज्ड सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, यानी ये जो लाइंस होते हैं वो लीव करते हैं यानी छोड़ते हैं किसी सतह को, किसी चार्ज्ड सतह को, या इंटर करते हैं किसी चार्ज्ड सतह को, हमेशा परपेंडिकुलरली। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए इसमें लिखा गया है, if a tangent is drawn at any point of an electric line of force, then this tangent gives the direction of electric intensity that is filled at that point from positive to negative charge। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है, दोबारा समझ लेते हैं कि यदि एक टेंजेंट यानी हिंदी में स्पर्श रेखा, यदि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर, तो यह जो टेंजेंट है वह हमें बतलाता है उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब ये बात आप ध्यान से समझे फिगर के द्वारा। जैसे ये कुछ हमने फिगर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दर्शाए हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है सब, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, इस वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी P पॉइंट पर हम लोग, एक P बिंदु पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ P पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ किया। तो ये टेंजेंट जो है, जो हमने ड्रॉ किया है, वो क्या बतलाता है, वो बतलाता है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बतलाता है, और किधर से किधर तक, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ध्यान रहे, फिर से मैं बोल देता हूँ कि if a tangent is drawn at any point of an electric line of force, then this tangent gives the direction of electric field at that point from positive to negative charge। यानी किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट, ध्यान रखेंगे कि वह टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दिशा बतलाएगा, और वो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे आपने, अगर आपको P पॉइंट पर पता करना हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करना है कि उस टेंजेंट के उस एंड पर एरो मार्क आपको बना लेना है, जो एंड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाई पड़े। यानी ये जो एंड था, ऐसे तो देखिए कोई स्टूडेंट गलती से अगर ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और इधर वाले एंड पर एरो बना दिया, तो इधर वाले एंड पर जो एरो बना देगा तो इसका मतलब कि वो गलत डायरेक्शन इंटेंसिटी का दिखा देगा। तो इस वाले एंड पर नहीं, कौन से एंड पर आपको एरो बनाना है, तो उस एंड पर जो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यानी इधर वाले एंड पर आपको इंटेंसिटी एरो बना देना है, और ये एरो बतलाता है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी टेंजेंट वाले दिशा में होगा। तो ये था तरीका कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको दिख रहा हो और उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर जांचना हो, तो आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और जैसे ही वो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे उसके उस एंड पर आपको एरो बनाना है, जो एंड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। उस एंड पर आप बना लेंगे एरो और बता देंगे कि यही इंटेंसिटी का डायरेक्शन है पॉइंट P पर। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। और अभी आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर P पॉइंट पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसी तरह से अगर आप सोचें कि यहाँ अगर कोई पॉइंट Q है, तो इस Q बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यानी कि वो Q पॉइंट पर का इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, यानी इस पेन के ये टिप की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, यानी इंटेंसिटी इधर की तरफ होगा, इस तरफ होगा।
तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का किसी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन जांचना हो तो उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस टेंजेंट के उधर पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज वाले एंड पर ये एरो बना देंगे और वही एरो या वो टेंजेंट जो है वो आपको इंटेंसिटी का दिशा बतला देगा। तो ये था फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ वाले को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देन दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फील्ड एट दैट पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं पांचवा प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट और क्रॉस ईच अदर। जैसे ये लिखा हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं कभी एक दूसरे को क्रॉस या कट नहीं करते हैं। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। अब इसका कारण क्या है, क्यों दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग आपस में कटता हुआ नहीं दिखा सकते हैं, उसका कारण क्या है वो यहाँ रीज़न लिखा हुआ है। बहुत बार एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर कट ईच अदर। तो इस बात को कि समझाइए कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों नहीं एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये समझाने के लिए आपको ये रीज़न लिखना पड़ेगा। तो रीज़न या आंसर यही आप लिखेंगे। ये आंसर हो गया एक तरह से। आंसर देखिए क्या है। We know that if a tangent is drawn at any point of an electric line of force, then this tangent gives the direction of electric intensity at that point. ये हम पहले तो ये एक्सप्लेन कर देंगे कि हम लोग जानते हैं कि यदि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर, तो यह टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दिशा बतलाता है। यानी एक तरह से ये हमने रिपीट कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख दिया। अब इसका कारण क्या है, ये तो हमने लिखा कि टेंजेंट ड्रॉ करने से वो टेंजेंट हमें इंटेंसिटी का दिशा बतलाता है। अब देखिए टेंजेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस या कट क्यों नहीं करते हैं वो इस फिगर से समझ लेते हैं, तब अगले पेज में हम लोग चलेंगे। तो देखिए इस वाले फिगर में आप समझें कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो ये है। ध्यान से आप देख लें, ये एरो बनाकर हमने दिखा दिया है कि ये दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है हमारे पास। एक ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो ये हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे को हम कटता हुआ दिखा दिए हैं, ये लाइन और ये जो लाइन है, दोनों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इस पॉइंट पर कट रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी क्रॉस कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हम P मान लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये गलत डायग्राम है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करें, कट करते ही नहीं हैं। ये इसका मतलब डायग्राम ही गलत है। लेकिन क्यों नहीं कट करते हैं वो समझने के लिए ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। जब भी एग्जाम में आ जाए तो डायग्राम आप ये ज़रूर बनाएंगे और समझ कर बनाएंगे। तो पहले तो देखिए दोनों लाइन्स हमने, एक ये लाइन और एक ये लाइन दिखा दिया है कि दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। अब क्या है कि देखिए हम ये फर्स्ट जो लाइन है, हम इस लाइन को मान लेते हैं कि ये फर्स्ट लाइन है और इस लाइन को सेकंड लाइन मान लेते हैं। यानी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि दो लाइन से ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन है। अब क्या करना है, देखिए इसमें कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो है, अब ये P जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी हिंदी में कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये P जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब अगर आप ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है फर्स्ट वाला, इसके अनुसार पॉइंट P पर यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो है उसका डायरेक्शन ये आ जाता है, टेंजेंट इस डायरेक्शन में चला गया। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसके अनुसार पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होना चाहिए। इसी प्रकार से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, अब ये दूसरा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो था, इस दूसरे वाले के अनुसार अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख लें तो अगर इस दूसरे वाले लाइन के अनुसार अगर इस P पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट आपको ये प्राप्त होता है, ये है टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट हम लोग को प्राप्त हो रहा है कौन सा, ये दूसरा वाला, ये जो टेंजेंट है, अब ये बतलाता है कि इस दूसरे टेंजेंट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट P पर वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ होगा। तो हुआ ये कि एक ही पॉइंट पर
हमें दो दो डायरेक्शंस इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखने लगा। यानी फर्स्ट लाइन जो था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो था, वो उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट पी पर इधर की तरफ होगा, और जबकि दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो था उसके अनुसार पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो यानी एक ही पॉइंट पर दो दो दिशाओं में इंटेंसिटी दिखा दिया गया, और एक पॉइंट पर दो दिशाओं में इंटेंसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। यानी किसी एक पॉइंट पर दो दिशाओं में इंटेंसिटी हो सकना, दो दिशाओं में इंटेंसिटी कभी भी नहीं पाया जाता। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या, एक मुख्य रीज़न क्या था कि यदि हम दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कटता हुआ दिखाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो इंटेंसिटीज़ के डायरेक्शन हमें मिल जाएंगे, और किसी एक पॉइंट पर दो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इसी को हमको लिखना है, इस चीज़ को। तो देखिए फिर से दोबारा पढ़ देते हैं कि वी नो दैट इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देन दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इसके अगले पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आगे एक्सप्लेन किया गया है कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट ईच अदर then at the point of intersection two directions of electric intensity is found which is impossible actually। यानी यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पाए जाते हैं, और जो कि इम्पॉसिबल है वास्तव में, जो असंभव है वास्तव में। यानी एक पॉइंट पर दो दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो पाना असंभव है। हैंस ड्यू टू दिस रीजन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। अतः इस वजह से, इस कारण से दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ रीजन यहाँ पर। और अब समझ लेंगे कि जब भी रीजन लिखना है तो पिछले पेज में जो डायग्राम था वो डायग्राम जरूर बनाएंगे, उसी से पता चलेगा कि क्यों नहीं एक दूसरे को कट कर सकते हैं दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। 6 नंबर प्रॉपर्टीज, 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटालिक और कंडक्टिंग बॉडी। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता किसी मेटालिक या कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये अंदर क्या कहते हैं उसको, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अस्तित्व में नहीं होता किसी मेटालिक बॉडी या किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। क्यों नहीं होता, देखिए इसको फिगर देकर समझाया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेटल बॉडी है, और ये मेटल बॉडी जो है, ये मैं लिख देता हूँ कि ये मेटल बॉडी है। आप जब फेयर बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे मेटल। तो देखिए क्या हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कहीं से चल कर आया, और वो जो है चलकर आया इस मेटालिक बॉडी पर पड़ा, और पड़ने के बाद वो इस मेटल बॉडी के अंदर देखिए एग्जिस्ट नहीं करता है। मेटल बॉडी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं दिखा रहे हैं, अंदर में लाइन गायब है। लेकिन फिर वही लाइन हम देख रहे हैं कि इधर से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये लाइन एक सतह पे आके टकराएगा और दूसरी ओर से निकल जाएगा, लेकिन बीच में वो लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया है, इसके अंदर में वो लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया है। तो यही बात लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटालिक और कंडक्टिंग बॉडी। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी मेटल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, देखिए उसका मुख्य कारण है कि किसी भी एक मेटल बॉडी में, किसी भी मेटालिक बॉडी के अंदर में रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा जीरो होता है। किसी भी एक मेटल बॉडी के अंदर अगर आप मेटालिक बॉडी पे कितना भी चार्ज दे दें, कुछ भी कर लें, उसके बावजूद अंदर का रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है। और इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होने की वजह से हम लोग इसके अंदर से लाइन गुजरता हुआ नहीं दिखा सकते हैं। तो ये अब आप कहेंगे कि किसी भी मेटालिक बॉडी के अंदर नेट इंटेंसिटी जीरो कैसे होता है, तो ये चीज़ हम लोग अगले चैप्टर में गॉसेस लॉ में प्रूफ करेंगे कि किसी भी मेटल बॉडी के अंदर इंटेंसिटी जीरो कैसे होता है। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि कोई भी एक मेटालिक बॉडी के अंदर नेट इंटेंसिटी जीरो होने की वजह से उस मेटल बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम लोग नहीं दिखा सकते। अगर कहीं किसी ने दिखा दिया है तो वो गलत डायग्राम माना जाएगा। तो ये था
6 नंबर प्रॉपर्टी 6 क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटालिक और कंडक्टिंग बॉडी। इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज फील्ड इनसाइड अ मेटल बॉडी इज जीरो। इसका मतलब है कि अंदर में अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है किसी मेटल बॉडी के अंदर हमेशा कितना होगा, ज़ीरो। उसके बाद आते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी। 7th में था कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप याद रखेंगे कि वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते, वे कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते। अगर किसी सवाल में जो है अगर आपको क्लोज लूप बनता हुआ दिखाई पड़े इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा, तो समझ जाएं कि वो गलत डायग्राम बनाया गया है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद एक और बात लिख दिया गया कि दे आर डिसकंटिन्यूअस, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। अगर वो क्लोज लूप बनाते तो कंटिन्यूअस हो जाते हैं, लेकिन अगर वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद है 8th नंबर प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी बोला गया है कि जो किसी चार्ज्ड बॉडी के सतह पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे आप ये फिगर में देख लें कि ये चार्ज्ड बॉडी है कोई, और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमेशा सरफेस के कैसा होते हैं, बाहर निकलेंगे भी तो परपेंडिकुलरली, और अगर ये कोई निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो इसमें एंट्री कर रहे सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो अंदर आ रहे हैं, तो अंदर भी कैसे आएंगे, परपेंडिकुलरली। तो ये हमेशा कोई भी चार्ज बॉडी के सतह पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, ये चार्ज बॉडी के सतह पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। हालांकि अंदर नहीं होते हैं क्योंकि अंदर में नेट इंटेंसिटी कितना होगा, जीरो होता है, इस वजह से। तो ये दूसरा डायग्राम है, ये एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, लेकिन आप ये समझें कि ये जो दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है हम इस तरह से दिखाएंगे, हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड हर एक डायरेक्शन में। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ निगेटिव चार्ज, ये किसी निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाए गए हैं, वो सब हमेशा इस नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कि बाहर से अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे और सतह के परपेंडिकुलर होंगे। अब आते हैं, हाँ ये फिगर भी आप देखकर समझ लें, कई बार ये फिगर्स भी पूछे जाते हैं। जैसे ये दिखाया गया है कि दो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ हैं और वो नज़दीक में रखे गए हैं, तो दो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ जो होंगे उनके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिख दिया गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेज, यानी दो पॉजिटिव चार्जेज के बीच लगने, दो पॉजिटिव चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर एक और डायग्राम पॉसिबल है, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेज होते, दोनों ये भी नेगेटिव होता, अगर ये भी नेगेटिव होता, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि दो नेगेटिव चार्जेज की वजह से आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, तो देखिए वैसे केस में आप क्या करेंगे कि दो नेगेटिव चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर बनाना हो तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना देंगे। यहाँ भी नेगेटिव लिख दिया जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव लिख देंगे आप, और बस जो एरो मार्क है वो उल्टा कर देंगे, यानी एरो मार्क इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ दिखा देंगे। इसमें तो क्या है, जा रहा है बाहर की तरफ, उसमें आता हुआ, इंटर करता हुआ दिखा देंगे आप। तो कई बार एग्जाम में 1 नंबर में ये सब सवाल पूछा जाता है कि किसी दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाइए, या एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाए, तो वो हम पिछले पेज में देख चुके हैं। इसी तरह से किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए तो आप ये डायग्राम बना देंगे। किसी सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाइए तो ये डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये डायग्राम क्या है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं
इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। जैसे कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है, एक समान रूप से आवेशित बॉडी है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर हमें दिखाना हो तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इधर से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलते हुए दिखा देंगे। अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इसलिए सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इक्वी डिस्टेंस होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे, सब बराबर बराबर डिस्टेंस पर होंगे, और इधर लेफ्ट राइट साइड में एक डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में अलग डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये हो गया। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। लेकिन हाँ, ये आप ध्यान रखें कि आप नोट्स जब बनाएंगे तो ये सारे डायग्राम्स सब कुछ जो है आपको लिखना है फेयर कॉपी में, और जितना अच्छा से अच्छा अच्छे हैंड राइटिंग में, अच्छा कॉपी में ये आप फेयर बनाते चलें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन कर सके, तैयारी कर सके एग्ज़ाम का। तो आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। अब है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में एक नहीं, एक से अधिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे क्या क्या है, पहले समझ लेते हैं। नंबर 1 फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन सो मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वेरी नियर टू ईच अदर दैट इज क्राउडेड then at that region electric field is strong, that is intensity is high and vice versa। देखिए ये बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कि यदि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, यानी क्राउडेड होते हैं, भीड़ जमा किए हुए रहते हैं न, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो इसका मतलब है कि उस रीजन में यानी उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका इंटेंसिटी हाई होता है, और उसका उल्टा भी, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर एक दूसरे से बहुत दूर दूर हों तो ऐसे केस में उस रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो लो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इस बात को आप समझें। अब इस चीज़ को मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ। जो पिछले पेज में हमने डायग्राम देखा था उसी डायग्राम की सहायता से मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। देखिए जैसे ये डायग्राम में दर्शाया जा रहा है कि यहाँ इन सभी बिंदुओं पर अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर के जो सरफेस के नज़दीक वाले बिंदु हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी नज़दीक हैं, और सब जो है काफ़ी नज़दीक है, यानी क्राउडेड है। इसका मतलब कि इस चार्ज सतह के बाहर नज़दीकी जो पॉइंट होगा, नियरर जितने भी ये सब पॉइंट्स जो होंगे, इन सभी बिंदुओं पर, बाहर वाले बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हाई होगा, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन इस क्षेत्र की तुलना में अब अगर बीच में आप देखते हैं तो बीच में देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वाइडली सेपरेटेड, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। तो इन रीजन में, इस बीच वाले रीजन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगा, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई होगा, बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो होगा। तो जिन बिंदुओं पर, जिन जगहों पर, जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होते हैं यानी एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे से वाइडली सेपरेट होते हैं, दूर दूर होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है। फिर आप देख लें कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी क्राउडेड हैं इस जगह पे, यानी इसका मतलब है कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रांग होगा। तो ये सब बातें हैं। कॉन्सेप्ट नंबर ये जो है 1 में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो जहाँ पे क्राउडेड हो जाएंगे, बहुत सारे जमा हो जाएंगे एक जगह पर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई होता है। और जहाँ पे ये सारे लाइंस जो है दूर दूर होंगे, यानी काफ़ी दूर दूर सिचुएटेड होंगे किसी रीजन में, किसी जगह पर, तो इसका मतलब कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, वीक, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा होगा, तो लो। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट। देखिए लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक
field, that is electric intensity, is constant and direction of electric field is fixed. It means electric field is uniform. देखिए ये फिगर जो बना हुआ है इसमें क्या दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं बहुत सारे, और वो सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखिए सेम डायरेक्शन में हैं, सभी सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये इक्वी डिस्टेंट है, माने सब बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो इसका मतलब है कि ये जिस क्षेत्र में ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दर्शाया गया है उस क्षेत्र में, उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होगा, यानी फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये इस तरह के अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाया जाए जो सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे और साथ ही साथ वे सभी इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर, और उसका डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर सेम है, यानी ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये रीजन है। दूसरे फिगर में आते हैं, तो दूसरा ये फिगर जो है वो उसके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखा गया है, कॉन्सेप्ट 3 इसके लिए लिखा गया है। तो देखिए इस फिगर में पहले समझ लेते हैं होता क्या है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दर्शाए गए हैं जो हैं तो सभी सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में जा तो रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं, कुछ उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा हो गया। यानी यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वी डिस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वी डिस्टेंट नहीं है, माने बराबर बराबर दूरी पे नहीं है, हालांकि डायरेक्शन सब जगह एक समान है। तो इससे हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पूरे रीजन में फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है सब जगह सभी बिंदुओं पर, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ वेरिएबल है, और जहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नज़दीक नज़दीक होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई मानेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो मानेंगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि EA ग्रेटर देन EB, यानी A पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड B पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की तुलना में ज़्यादा होगा, यानी EA ग्रेटर देन होगा EB। तो यहाँ लिख दिया गया कि हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी फिक्स्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले डायग्राम में क्या है, फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी EA ग्रेटर देन EB। A पॉइंट जो है यहाँ दिखाया गया उसका इंटेंसिटी हाई है, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, B पॉइंट का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लो होगा। इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी अगर सेम हो हर एक पॉइंट पर, तो उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से बोल देता हूँ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो और हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी सेम हो, तो वह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हो, पॉइंट टू पॉइंट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, या डायरेक्शन वेरी कर रहा होगा, यानी डायरेक्शन जो है बदल रहा हो, या दोनों बदल रहे हों, तो वह एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कभी भी कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, यानी इंटेंसिटी बदल रहा हो या डायरेक्शन बदल रहा हो, दोनों में से कोई भी एक बदल रहा हो, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या फिर दोनों बदल रहे हों, तो उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो था उसका मैग्नीट्यूड बदल गया है, ये A पर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड B पर कम है, लेकिन इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो कोई भी एक अगर वेरिएबल है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएबल है, इसलिए क्या होगा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से 4th नंबर कॉन्सेप्ट आते हैं कि हियर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म
बट डायरेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाए कर्व के रूप में दिखाए गए हैं और ये सभी इक्वी डिस्टेंट हैं, सभी बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो ये जो है ना क्या है कि ये बराबर बराबर दूरी पर इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सभी बिंदुओं पर एक समान है, मैग्नीट्यूड सेम है हर एक पॉइंट पर, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे वेरिएबल होगा। डायरेक्शन इसलिए वेरिएबल होगा कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इंटेंसिटी कोई और डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर की तरफ चला आएगा, और यहाँ अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ चला आएगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अंत में देख लेते हैं 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। 5 नंबर कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, ये फिगर में देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, और लेकिन वो सब इक्वी डिस्टेंट नहीं है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन अधिक है, इन दोनों का सेपरेशन थोड़ा कम हो गया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और भी कम है, यहाँ और भी सेपरेशन कम हो गया। तो ये सब बराबर बराबर दूरी पर नहीं है, और लेकिन सबका देखिए कि एरो सेम डायरेक्शन में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा होगा, और इंटेंसिटी के डायरेक्शन तो वेरिएबल है ही क्योंकि ये कर्व के रूप में दर्शाया गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब कि हियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी यहाँ पर इस फिगर के अनुसार बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ इसमें से आप देख सकते हैं कि जो ये डायग्राम जो था बस वही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, बाकी सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जब भी देखिएगा कि कोई कर्व के द्वारा, किसी वक्र रेखा के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया जा रहा होगा तो समझ जाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भले ही कुछ भी क्यों ना हो लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल है। डायरेक्शन वेरिएबल है क्योंकि कर्व है, इसमें अलग अलग बिंदुओं पर टेंजेंट ड्रॉ करने से इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी अलग अलग चला आएगा। तो ये तो हो गया इन पिक्चर्स के बारे में जानकारी, तो ये अच्छे से आप नोट्स बना लेंगे। एक NCERT का सवाल है, NCERT का क्वेश्चन है, इसको थ्योरी में लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको एज ए नॉलेज बता देता हूँ, इसको समझ लेते हैं ताकि आप जो है इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें, या फिर आप जो है अपने लिए भी जान लें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए ये NCERT जो है उसका सवाल है, NCERT के बुक का सवाल है। मैंने सोचा कि ये अच्छा सवाल है, आपको जान लेना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सवाल देखिए क्या है, लिख रहा है कि विच अमॉन्ग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। कह रहा है कि इन फिगर्स में से कौन सा जो है पॉसिबली रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबली रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यानी इनमें से, इन डायग्राम्स में से, ये बहुत सारे डायग्राम हैं, ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी हो गया, ये ई है। तो इन डायग्राम में से कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। ए देख लेते हैं। देखिए ए जो है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दर्शाए गए हैं और ये किसी चार्ज्ड बॉडी से बाहर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सारे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो चार्ज्ड बॉडी से परपेंडिकुलरली बाहर नहीं आ रहे हैं। ये चार्ज्ड बॉडी से देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर नहीं आ रहा है। ये जो है ये इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं आ रहा है। इसका मतलब है, अब जैसा कि हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा चार्ज्ड सतह से परपेंडिकुलरली बाहर निकलते हैं या परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं। तो चूँकि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली आउट नहीं हो रहे थे, परपेंडिकुलरली जो है ऑरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनको नहीं कहा जा सकता। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से
पिक्चर बी या फिगर बी जो है उसमें आप देख लें, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्स देखिए ओरिजिनेट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, और फिर निगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट तो हो गए, लेकिन फिर अब निगेटिव से ओरिजिनेट होता हुआ दिखाया गया। तो ये इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्स कभी भी निगेटिव से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, इस वजह से ये सब भी इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आंसर बी भी हो जाएगा, ये ए भी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बी जो पिक्चर है वो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, गलत है। इस तरह से सी देख लेते हैं। तो देखिए सी जो है दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं और दोनों से चार्ज, दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ये इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली आउट हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा रहे हैं बल्कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता हुआ ये करेक्ट डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये सही है, जिसको हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। डी नंबर देखते हैं। देखिए डी नंबर वाले पिक्चर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करते हुए, क्रॉस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, इसका मतलब कि ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, गलत है। ई में देख लेते हैं। देखिए ई नंबर पिक्चर में दिखाया गया है कि अंदर में देखिए ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व बनाया गया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, यानी ये पूरा सर्कुलर लाइन बना दिया गया है, यहाँ भी एक कर्व लाइन बना दिया गया है अंदर में कंटिन्यूअस। तो जो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस कर्व का फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि इस पिक्चर में ये कंटिन्यूअस सर्कुलर कर्व का फॉर्मेशन दिखाया गया है। इसका मतलब कि ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस कर्व का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए इसका मतलब ये भी गलत फिगर है। तो इनमें से सिर्फ सी छोड़ करके बाकी सारे पिक्चर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये था एक सवाल, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, समझेंगे आप, याद करेंगे, इसको प्रॉपर्टीज़ याद करने होंगे आपको, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का शुरुआती डेफिनेशन आपको याद करना होगा, और तब जा कर के आपको ये फील होगा कि मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में कुछ जानता हूँ, अगर कोई पूछे मुझसे तो मैं बता सकता हूँ। तो ये आप फेयर बनाते रहेंगे, इसको जो है आप याद करते रहेंगे, और जो भी लिस्टेड न्यूमेरिकल है, जो मैंने पिछले क्लासेज में न्यूमेरिकल का लिस्ट लिखवाया था, वो सब आप कोशिश करते रहेंगे बनाने का। और बिल्कुल आप जैसे क्लास, रेगुलर क्लास जब चलता था और तब जिस प्रकार से आप घर जाके प्रयास करते थे न्यूमेरिकल बनाने का, उसी प्रकार से अभी भी आप थ्योरी पढ़ाई करते रहें यूट्यूब के द्वारा, और उसके साथ नोट्स बनाते रहें और न्यूमेरिकल बनाने का लगातार प्रयास जारी रखें जब तक कि वो सवाल सॉल्व ना हो जाए। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूंगा जिसमें कि आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सके हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट अब तक जो मैंने ओवरऑल लिस्ट लिखवा दिया है, उस लिस्ट के आधार पर जिस भी स्टूडेंट को जो सवाल HC वर्मा का लिस्टेड सवाल जो भी मैंने लिखवाया हुआ है, उस लिस्टेड सवाल में से अगर कोई भी सवाल, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट में वो न्यूमेरिकल नंबर लिखकर कमेंट में लिखिए, और जो सवाल कमेंट में मुझे पता चलेगा कि आपसे नहीं बन सका है, वो सवाल मैं उसका सॉल्व करके सॉल्यूशन का एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा लास्ट वीडियो के रूप में इस चैप्टर के। तो तब तक आप जल्दी से जल्द ये वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी बताइए, और साथ ही साथ कमेंट लिखिए, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ये मुझे शिकायत है कि अगर 500 व्यूज़ हो गए तो लाइक्स पता चलता है कि सिर्फ 70 लाइक्स हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को अगर चाहते हैं कि ये मैं कंटिन्यूअस अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूं यूट्यूब पर और आपको फ़ायदा होता रहे, और इस तरह का आपको वीडियो यूट्यूब पर एक भी नहीं मिलेगा जिसमें इतने सिस्टमेटिक वे में नोट्स बना करके और समझा करके पढ़ाया गया हो, तो अगर चाहते हैं, अगर आप मेरा इनकरेजमेंट करना चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूं, ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूं, तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ाइए। अगर जब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, बहुत अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर मैं और प्रोत्साहित होकर के अच्छे से अच्छे वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।